नमस्कार। शाम 7 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 7 राज्यों में राज्यसभा की 27 सीटों पर मतदान पूरा। राजस्थान में सभी बीजेपी उम्मीदवारों की जीत। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदीप टम्टा और मध्य प्रदेश में विवेक तनखा ने मारी बाजी। पांच साल बाद इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक कल। विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा। विजय बहुगुणा और हेमंता बिस्वा शर्मा कार्यकारिणी में शामिल। विजय माल्या की 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ के बकायेदार हैं माल्या। नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में पहली गिरफ्तारी। 16 जून तक पुलिस हिरासत में आरोपी वीरेंद्र तावड़े। परिवार ने की मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की मांग। और दोहरे धमाके से दहला सीरिया का दमिश्क। 20 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल। आईएस ने ली जिम्मेदारी। सात राज्यों में राज्यसभा की 30 सीटों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में बीजेपी ने चारों सीटें जीत ली हैं। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भी यहां से पार्टी के वो उम्मीदवार थे। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार कमल मोरारका को हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड में एक सीट के लिए चुनाव हुआ। यहां से कांग्रेस के प्रदीप टम्टा निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अनिल गोयल को हराया। वहीं उत्तर प्रदेश से कपिल सिब्बल कांग्रेस उम्मीदवार जो थे, उन्होंने जीत दर्ज की है, यह खबर मिली है। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो केंद्र ने प्रपोज किया, प्रदेश ने उसको स्वीकार करके हमको यहां से जिताया। आने वाले दिनों में केंद्र में जो भी राजस्थान संबंधित विषय है, उसमें राजस्थान को भला करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और मध्य प्रदेश से 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। पार्टी के एमजे अकबर और अनिल माधव दवे विजयी हुए हैं। वहीं कांग्रेस के विवेक तनखा जीत गए हैं। यहां से बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार विनोद गोटिया को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में बीजेपी ने दोनों सीटें जीत ली हैं। यहां से पार्टी उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार विजयी हुए। वहीं जेएमएम के उम्मीदवार बसंत सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 7 उम्मीदवार जीत गए हैं। इनमें अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा भी शामिल हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में शुरू हो रही है। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और एजेंडे में उत्तर प्रदेश चुनाव पर विशेष जोर रहेगा। इस बीच हेमंत बिस्वा शर्मा और विजय बहुगुणा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए 5 साल बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। रविवार से इलाहाबाद में शुरू हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात की समीक्षा होगी। साथ ही 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कार्यकारिणी में आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, उन सब विषयों पे भी चर्चा होगी। उसके साथ पार्टी के जो 3 प्रस्ताव होंगे, उन प्रस्तावों पे चर्चा होगी। संगठनात्मक विषय पे चर्चा होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसमें पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर भी विचार होगा। बीजेपी का कहना है कि इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। जहां तक चेहरे की बात है, मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, अभी इस संदर्भ में पार्टी विचार कर रही है और कोई फाइनल अंतिम निर्णय एक तरह से नहीं हुआ है। उच्च नेतृत्व बहुत सोच विचार करके जो क्षमतावान या उपयोगी, अत्यंत उपयोगी चेहरा होगा, उसको वो लोग ले आएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के कामकाज और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
लेकिन पूरा जोर उत्तर प्रदेश चुनाव पर ही रहेगा। बीजेपी पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह राज्य में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और रैलियां कर रहे हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े को सीबीआई ने हिरासत में भेज दिया है। दाभोलकर को बीती रात गिरफ्तार किया गया था। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के 3 साल बाद गिरफ्तार पहले आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े को शनिवार को पुणे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 16 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें लगाया है कि जिसमें ऐसा बोला जाता है कि ये तीनों केसेस से इसका ताल्लुक है और कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी, पुलिस कस्टडी सैंक्शन की है। शुक्रवार रात पनवेल से गिरफ्तार तावड़े हिंदू जनजागृति समिति का सदस्य है। समिति गोवा स्थित सनातन संस्था से जुड़ी है। तर्कवादी गोविंद पंसारे की हत्या में सनातन संस्था भी जांच के दायरे में है। सीबीआई तावड़े से पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उसके घर की तलाशी ले चुकी है। अंधविश्वास के खिलाफ अलग जगाने वाले दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त 2013 को हुई थी। देश भर में हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और कई नामचीन हस्तियों ने कथित असहनशीलता को मुद्दा बनाकर अपने सम्मान लौटा दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आपको बताएं कि वीरेंद्र सिंह तावड़े को बीती रात गिरफ्तार किया गया था। इस खबर में ये हमने दिखाया आपको। इधर बिहार से खबर है। बिहार टॉपर्स मामले में बिहार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड विष्णु राय कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय को गिरफ्तार किया है। हालांकि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं टॉपर रूबी राय एक बार फिर दोबारा परीक्षा देने नहीं पहुंची। बोर्ड ने राय को 25 जून को दोबारा परीक्षा की तारीख उनके लिए तय की है। बिहार टॉपर्स मामले के मास्टरमाइंड बच्चा राय ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मामले में नाम आने के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। बच्चा राय ने वैशाली में अपने कॉलेज विष्णु राय कॉलेज में पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस उसे पूछताछ के लिए साथ ले गई है। इससे पहले पुलिस ने उसके कॉलेज को सील कर दिया था और कई दस्तावेज बरामद किए थे। अब पुलिस बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद को सरगर्मी से ढूंढ रही है। इस बीच बिहार बोर्ड के नए अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस तरह गड़बड़ियां रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने 5000 सर्टिफिकेट की स्क्रूटनी के निर्देश दिए हैं। सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को आज यह निर्देश दिया गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर विशेष अभियान चलाकर इस स्क्रूटनी की कार्रवाई को पूर्ण करें, ताकि किसी भी मेधावी छात्र या छात्रा के भविष्य के साथ में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। बुधवार को एसआईटी ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में 4 टॉपर समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारोबारी विजय माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय शिकंजा कसता जा रहा है। आज ईडी ने माल्या की 1411 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। माल्या पर आईडीबीआई बैंक का 900 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने मुंबई में पीएमएलए अदालत में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की गुहार लगाई थी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गैर जमानती वारंट समेत माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं। विजय माल्या पर अलग अलग बैंकों का 9000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने असम का मुख्यमंत्री बनने पर सोनोवाल को बधाई दी और राज्य का हाल जाना। सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसे चुकाने के लिए केंद्र से विशेष मदद उन्होंने मांगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की माली हालत पर एक ज्ञापन और श्वेत पत्र भी सौंपा। प्रधानमंत्री ने सोनोवाल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सोनोवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज गाजियाबाद के अर्थाला गांव पहुंचे। उन्होंने यहां रहने वाली महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बीना वर्मा से मुलाकात की, जो पिछले हफ्ते महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में पुतला फूंकते वक्त झुलस गई थी। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि वो परिवार के मुखिया के रूप में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और कांग्रेस इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो गया है।
कांग्रेस की कार्यकर्ता है, बड़ी मजबूत कार्यकर्ता है, उसको चोट लगी इसलिए मैं यहाँ आया और बिल्कुल सही बात कही। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। तो मोदी जी ने कहा था कि महंगाई को कम करेंगे, मगर महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। हम्पी वक्त के पन्नों में सिमटी एक सभ्यता की दास्तान। एक आलिशान शहर, करीब 26 किलोमीटर इलाके में फैले महल, मंदिर और बाजारों के अवशेष करते हैं जिसकी भव्यता का बखान। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक और इतालवी निकोल दे कैंटी ने अपने वृत्तांत में लिखा है तब के हम्पी की खूबसूरती का बयान। 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुआ द्रविडियन वास्तुशैली के इस शहर का निर्माण। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा का आज दिल्ली में निधन हो गया है। 86 साल के मल्होत्रा कई दिनों से बीमार थे। इंदर मल्होत्रा उन पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के जो गवाह रहे और जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के गवाह रहे। 1930 में जन्मे इंदर मल्होत्रा ने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक किया और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया के साथ पत्रकारिता के सफ़र की शुरुआत की। इसके बाद वो द स्टेटमैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया और के रेजिडेंट एडिटर वहाँ के रहे। इसके अलावा उन्होंने द गार्जियन में भी संवाददाता के तौर पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने भारतीय राजनीति के ऊपर कई किताबें, स्तंभ और लेख भी लिखे। इंदर मल्होत्रा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो आत्मकथा है उसको भी लिख चुके हैं। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, कैसे याद करते हैं आप इंदर मल्होत्रा को? मल्होत्रा जी रिपोर्टर से लेके संपादक तक रहने के साथ जिस तरह की कोड ऑफ कंडक्ट में विश्वास करते थे, ये सबसे बड़ी बात है। जैसा आपने कहा, नेहरू से लेकर वाजपेयी तक और नरेंद्र मोदी तक, उनके जिस तरह से लोगों के साथ संवाद होता और उसके बाद उसमें लेखन में जो उनका प्रखरता होती, बेबाकी होती, निष्पक्षता होती, ये एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही आदर्श इंडियन जर्नलिज्म के लिए उनका जाना एक बहुत बड़ा लॉस तो है ही। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पत्रकारिता की, वो आखिर तक, मतलब संपादक से हटने के बाद भी वो, मैंने उनको देखा है कि सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के लोगों के साथ मिलना, मैंने हाल के वर्षों में तो नहीं, जब वो अस्वस्थ हो गए, लेकिन उसके पहले लगातार 10 बरस पहले तक वो उसी तरह से घूमते थे जैसे कि एक संवाददाता भी घूमता है। तो जड़ को समझना, समस्याओं को समझना, नेताओं को, उनकी राजनीति को समझना और समाज को उसके सामने उनका सही चित्रण दिखाना। एडिटर्स गिल्ड में कोड ऑफ इंडेक्स बनाने में उन्होंने बड़ा
योगदान दिया। उन्होंने ही मुझे बल्कि एडिटर्स गिल्ड का हिंदी का पहला संपादक रहा जिसको उन्होंने प्रस्ताव किया कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। और मेरे साथ भी हमने जब आचार संहिता बनाई कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें उनको योगदान रहा। फिर मैंने एक पुस्तक जब लिखी पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा, उसके वो प्रमुख वक्ता रहे। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसका अंग्रेजी में आना चाहिए, तो इंडियन जर्नलिज्म कीपिंग इट क्लीन। तो इस तरह के जो उनके आदर्श रहे, ये पत्रकारिता में आज की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता की दृष्टि से भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अंतिम क्षणों तक वो लिखते रहे, अपनी यादगार भी लिखी उन्होंने, जो राजनीतिक स्मृतियां हैं पत्रकारिता की। जैसा आपने कहा, इंदिरा गांधी की जीवनी भी उन्होंने जितनी स्पष्टता और जितनी बेबाकी से कहा। नेहरू फेलोशिप उनको जब मिली तो उन्होंने कितना रिसर्च का काम किया। तो लगातार लिखना, पढ़ना, सादगी से जीना, और इतने बड़े संपादक होते हुए किसी भी मैनेजमेंट का कभी उन पर कोई प्रभाव नहीं होता था। विनम्रता रखी उन्होंने, लेकिन अपनी तरफ से स्पष्टवादिता और उन चीजों के लिए लड़ना, सही बात को लिखना, ऐसे संस्थानों में उन्होंने लगातार काम किया। बाद में भी जो लिखा उसमें भी वही बेबाकी रखी। और कभी कुछ जिसको कहते हैं कि असली कमाई उनका लेखन थी। बहुत एक सामान्य फ्लैट में भी जो अंतिम समय तक वो रहे, ये भी एक आदर्श है कि कोई लटका झटका नहीं, कोई संपन्नता का सागर नहीं, कहीं कोई दिखावा नहीं। ये भारतीय पत्रकारिता। और जैसा आपने कहा, ब्रिटेन में भी उनकी पत्रकारिता के झंडे गाड़े, जब उन्होंने विदेशी अखबार के लिए भी यहाँ रहते हुए बराबर लिखा। और ऐसा नहीं कि वो ब्रिटिश उस पर कोई प्रभाव दिखाई दे, बल्कि उसके विपरीत भारतीय आदर्शों, मूल्यों और भारत के सही चित्रण करने में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक मेहता जी हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत सार्क विश्वविद्यालय के निर्माण पर आने वाला पूरा खर्च उठाएगा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली में सार्क विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में ये बात कही। फिलहाल ये विश्वविद्यालय अस्थायी जगह से चल रहा है। कार्यक्रम में मौजूद नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने इसे सार्क देशों की साझा समृद्धि और आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। विश्वविद्यालय में 2010 से कक्षाएं लग रही हैं। कार्यक्रम में 652 छात्रों को मास्टर्स और 2 छात्रों को एमफिल की डिग्री दी गई। 2011 Isa Gangwani. India is committed to bear 100% of capital cost towards establishment of the university. The government has identified and allocated an area of about 100 acres of land. The construction of the campus is in full swing. South Asian University is also testament to the shared aspirations and collective prosperity of the whole region. It is a demonstration of our willingness and ability to work together across borders to achieve greatness. तांबा नगरी के नाम से मशहूर राजस्थान का खेतड़ी नगर इस वक्त भारी जल संकट से जूझ रहा है। इसके चलते खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स को चलाना मुश्किल हो गया है। ये है देश की तांबा राजधानी KCC यानी खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। यहाँ 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई, लेकिन आज खेतड़ी नगर का इलाका भारी जल संकट से जूझ रहा है। तमाम मशीनें बंद पड़ी हैं। कारखाने और सरकारी क्वार्टरों में 26 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। जल संकट तो इधर में बहुत भारी है, जिसके कारण हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें भी असर पड़ रहा है, क्योंकि हमको पानी नहीं मिल रहा है। ये डार्क जोन है। पहला हमारा जो पानी आता है इधर में, ये आ रहा है करीब 26 किलोमीटर दूर से, चौड़ा बोल के एक जगह में। दूसरा है हमारा कॉलोनी में जितना हमारा होल ड्रिल किया था, करीब 24 होल ड्रिल किया था, उसमें 14 होल में अभी पानी आ रहा है, बाकी सब सूख गया। झुंझुनू जिले का खेतड़ी नगर 2 कस्बों में बटा हुआ है। इनमें से प्राचीन कस्बा खेतड़ी और इससे 10 किलोमीटर दूर खेतड़ी नगर, जिसे यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना के बाद बसाया गया। इसमें खेतड़ी, कोलिहान और बनवास खदानें हैं, लेकिन ये पूरा इलाका भारी उपेक्षा का शिकार है। लोगों ने धीरे धीरे उन जल स्रोतों पे कब्जा कर लिया, अतिक्रमण किया। अतिक्रमण की वजह से पानी का ठहराव बिल्कुल बंद हो गया और शने शने पानी की बिल्कुल ग्राउंड वाटर बिल्कुल कम हो गया पानी का। पहले यहाँ 30-40 फीट पे ग्राउंड वाटर था और आज 600-700 फीट पे ग्राउंड वाटर उपलब्ध नहीं है। खेतड़ी नगर के आसपास कई प्राचीन धरोहरें हैं। इसमें फतेह विलास महल समेत कई और इमारतें हैं।
इनको देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ बढ़ते जल संकट और तापमान के चलते अब सैलानी खेतड़ी आने से कतराते हैं। जल के बारे में उन्होंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब प्यास लगी, कुआं खोदो, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस मेहनत के लिए बहुत ही अच्छे इंजीनियर और अच्छे ढंग के वो हों, जब भी जाके ये कार्य होगा। खेतड़ी के आसपास का इलाका डार्क जोन में आ चुका है। पानी के अति दोहन से खारे पानी का इलाका बढ़ रहा है। समय रहते अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। बांग्लादेश में लगातार हो रही अल्पसंख्यकों की हत्या के विरोध में बड़ी तादाद में लोगों ने ढाका में प्रदर्शन किया। ये लोग अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। उधर ऐसे अपराधों में शामिल होने के शक में पुलिस ने करीब 1700 लोगों को हिरासत में लिया है। हाथों में बैनर लिए ये लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं का विरोध कर रहे हैं। अलग मजहब, अलग समुदाय से जुड़े ये लोग गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। आज के বাংলাদেশে একের পর এক সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে, হত্যা হচ্ছে। বনপাড়ায় সুনীল গোমেজকে হত্যার পরের দিন হত্যা করা হয়েছে। शुक्रवार को हिंदू आश्रम के कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली है। पुलिस ने ऐसी घटनाओं से जुड़े लोगों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। अब तक 1700 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। 5 महीनों में आतंकी अब तक 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अलावा ब्लॉगर्स और शिक्षक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में दोहरे आत्मघाती हमलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी तादाद में लोग घायल हैं। धमाके पवित्र शिया मुस्लिम धर्मस्थल को निशाना बनाकर किए गए थे। पहले इस इलाके के आसपास बड़ी तादाद में शिया समुदाय के लोग रहते हैं। धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। भारी सैन्य सुरक्षा वाला यह इलाका लेबनान के शक्तिशाली शिया हिजबुल्लाह समूह का गढ़ है। ये समूह सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का बड़ा समर्थक रहा है। दक्षिण पश्चिम चीन में तूफान के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इसमें 3 लोग लापता हैं, जबकि कई लोग फंसे हुए हैं। मूसलाधार बारिश से इलाके के कई गांव और शहर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भूस्खलन के चलते कई सड़कों से संपर्क टूट गया है और बिजली आपूर्ति बाधित है। बारिश से घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है, जिसकी वजह से पलायन शुरू हो गया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बचावकर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि चीन में बीते 2 हफ्ते से आ रहे तूफान की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में पहुंच गई हैं। सिडनी में सेमीफाइनल में उन्होंने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी चीन की यहान वांग को हराया। रविवार को फाइनल में नेहवाल का मुकाबला चीन की ही सुन यू से होगा। साइना जीतती हैं तो इस सीजन में उनका ये पहला खिताब होगा। साइना 2014 में भी यह खिताब जीत चुकी थी। वहीं सुन यू को नेहवाल 4 बार हरा चुकी हैं, जबकि सुन यू ने 2013 के चाइना ओपन में नेहवाल को हराया था। रियो ओलंपिक में भारत की ओर से लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी टेनिस के पुरुष युगल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इससे पहले रोहन बोपन्ना ने भारतीय टेनिस संघ को खत लिखकर साकेत मैननी का नाम सुझाया था। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने मिश्रित युगल कैटेगरी के लिए बोपन्ना के साथ सानिया मिर्जा का चयन किया है। साथ ही महिला युगल में सानिया मिर्जा के साथ प्रार्थना थोम्बरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। The only Asian team which would have been able to represent on the regional places basis would have been that of Rohan Bopanna and Leander Paes, as they would have been the highest ranked combined ranking amongst all nations, whether we take it from singles or doubles. इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।